नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। झारखंड में ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है और पिछले दिनों से झारखंड का सियासी पारा किस तरीके से चढ़ा है वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब सियासी पारा और भी चढ़ने जा रहा है। दरअसल हेमंत सोरेन को ईडी की तरफ से दूसरा समन भेजा गया है और 17 नवंबर को हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखने वाली ये बात ये होगी कि क्या हेमंत सोरेन 17 नवंबर को ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले ही अपने व्यस्तता का हवाला दे चुके हैं और इसी को लेकर के अब लगातार राजनीतिक दलों में प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। सरकार के नुमाइंदे जो हैं, जेएमएम के नेता जो हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले क्या कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। झारखंड की सियासत में शह और मात का खेल जारी है। दरअसल एक तरफ सोरेन सरकार को लेकर भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और आईटी की जांच जारी है, तो और कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। इतना ही नहीं, सीएम सोरेन को भी ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए अब तक 2 नोटिस जारी किए जा चुके हैं। ईडी की तरफ से 17 नवंबर को सीएम सोरेन को ईडी ने अपने दफ्तर बुलाया है, जिसको लेकर झारखंड में सियासी पारा चढ़ा हुआ है और आने वाले समय में और भी चढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल खबर है कि प्रदेश भर के जेएमएम और कांग्रेस के कार्यकर्ता 16 और 17 नवंबर को रांची में इकट्ठा हो रहे हैं और इस दिन ईडी की तरफ से की जा रही कार्रवाई के खिलाफ ये कार्यकर्ता हल्ला बोलेंगे, क्योंकि सत्ताधारी दल के नेताओं ने पहले भी ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बीजेपी को जिम्मेदार माना था। तानाशाही इस देश को मंजूर नहीं है। लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने की कोई भी कोशिश का हम माकूल जवाब देने को तैयार हैं, चाहे वो न्याय के मंदिर में हो, चाहे वो विधायी सदन में हो, चाहे वो सड़क पर हो। इस प्रकार से हम लोगों को डराया नहीं जा सकता। सुना आपने जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को, जिनकी बातों से तो यही लगता है कि सोरेन सरकार तो मानो पूरी तरह से पाक साफ हो और यह एजेंसियां तो बेवजह ही कार्रवाई कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं का कहना है कि अगर कोई गलत करेगा तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है, आंदोलन करेगी, जनता भी चुप नहीं रहेगी। अब उनको आदिवासी याद आ रहा है। भाई कौन से आदिवासी? लूटा तो इन लोगों ने। कौन लूटा है? उन लोगों का नाम आप सबको पता है, कौन कौन लोग जेल में है, कौन सा वो गरीब है। तो ये जो आज इस प्रकार की स्थिति और उसके बाद आप देख रहे होंगे कैसे धमकी दे रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी को कानून का पालन करना चाहिए। तो सुना आपने बीजेपी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को भी। अब सवाल उठता है कि आखिर सच कौन बोल रहा है। यह कह पाना तो अभी मुश्किल होगा, क्योंकि ईडी और आईटी की कार्रवाई लगातार जारी है। लेकिन इतना जरूर है कि वो दिन दूर नहीं जब जांच पूरी होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सुना आपने दोनों दल के नेताओं की प्रतिक्रिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, जो पहले से लगातार सिलसिलेवार चला आ रहा है। आज भी वही आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जेएमएम अब ये कह रही है कि वो पूरी तरह से तैयार है, वो चाहे सड़क पर हो और या फिर सदन में हो या फिर अदालत में हो, हर जगह तैयार है। ये कहा जा सकता है कि आने वाला समय अभी झारखंड में सियासी पारा और चढ़ाने वाला है। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका तारुफ करा देते हैं। इंदुकान दीक्षित जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है दीक्षित जी। प्रतुल सहदेव जी जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रतुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुशांतो मुखर्जी जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं। सुशांतो जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रतुल जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि देखिए, अभी आपने सुना जेएमएम के महासचिव भी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि दरअसल वो लड़ाई की अब पूरी तैयारी कर चुके हैं, कमर कस चुके हैं। अब वो चाहे सड़क पर लड़ाई लड़ी जाए,
चाहे सदन में लड़ी जाए या फिर अदालत, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से अदालत का जो फैसला सामने आया है उसके बाद से जेएमएम के नेताओं का मनोबल थोड़ा सा और बढ़ता नजर आ रहा है, बढ़ा हुआ है। कौन से अदालत के फैसले की बात आप कर रहे हैं? देखिए योगेश जी, तीन अलग अलग इश्यूज है झारखंड में, इनको समझने की आवश्यकता है। हाँ। एक, हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर किया था पीआईएल पे, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा मेंटेनेबल नहीं है, पीआईएल की टेक्निकलिटी पे रिजेक्ट किया था, सीबीआई इंक्वायरी को कहा था मेंटेनेबल नहीं है। दूसरा, ईडी का 1000 करोड़ का माइनिंग स्कैम चल रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को समन किया गया 17 तारीख को, उसमें कोई रोक नहीं है। तीसरा, जो राज्यपाल के पास उनकी सदस्यता पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला लंबित है कि मुख्यमंत्री ने माइनिंग लीज रहते हुए खुद अपने आप को एक माइनिंग लीज ले ली, तो अदालत में कौन सी जीत की ये बात कर रहे हो, ये समझ से परे है, क्योंकि पीआईएल करता कोई और था और हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी की थी शेल कंपनी और तमाम चीजों पर, सुप्रीम कोर्ट ने उसे टेक्निकल ग्राउंड पर मेंटेनेबल नहीं माना था। भाई हमने तो राज्यपाल से शिकायत की थी, भारतीय जनता पार्टी ने ऑफिशियली, और ईडी का इन्वेस्टिगेशन में भी चल रहा है। लेकिन देखिए ये सरकार और ये पूरा सिस्टम कितना फ्रस्ट्रेशन में है कि ये अब नी जर्क रिएक्शन ले रहे हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्रियों सहित 5 विधायकों पर एसीबी के पीई का आदेश दिया, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का, और ये आदेश आज दिया, एक साथ थोक में 5 लोगों पर दिया, और वो भी जब मुख्यमंत्री जी को सिर्फ और सिर्फ 72 घंटे बचे हुए हैं ईडी के सामने पेश होने के लिए। हम मानते हैं ये साफ दिखा रहा है साहब, वो निराश है, हताश है, उनके पास अब कुछ बचा नहीं है, तो इसी तरीके की टैक्टिक्स करके वो ध्यान भटकाने की कोशिश करें। देखिए भारतीय जनता पार्टी के स्टैंड है, हमें किसी इंक्वायरी से परहेज नहीं है, बशर्ते वो ट्रांसपेरेंट हो, वो इम्पार्शियल हो। पर इस सरकार में इसकी टाइमिंग को लेकर प्रश्न है। 3 वर्षों तक मुख्यमंत्री जी ने इंतजार किया। योगेश जी, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहूंगा कि सरकार ने जिस पीआईएल के आधार पर इन 5 लोगों पर कहा है कि हम प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, सीबी को आदेश दिया है, जिस पीआईएल का हवाला दिया गया सरकार के आधिकारिक प्रेस रिलीज, उसका नंबर है 326/2020, और इस केस स्टेटस में आज का स्टेटस बता रहा हूँ। फर्स्ट हियरिंग डेट गैप, आज तक ये हियरिंग में नहीं आया। नेक्स्ट हियरिंग डेट इज नॉट गिवन। और तीसरा स्टेज ऑफ केस लावाजिमा यानी डिफेक्टिव। तो जिस पीआईएल का ये हवाला दे रहे हैं पंकज कुमार यादव, उसमें इंटरेस्टिंगली एडवोकेट राजीव कुमार है, जिसके क्रेडेंशियल को एक तरफ ये सरकार प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि ये साहब इन्होंने फंसाने की कोशिश की थी, और आज उन्हीं के पीआईएल का हवाला दे रहे। इंटरेस्टिंग बात क्या है, पीआईएल हुआ है, एक फाइल हुआ है, ना हाईकोर्ट में उसकी हियरिंग हुई है, ना हाईकोर्ट से आदेश हुआ है, और सरकार उस पीआईएल का हवाला देते हुए 5 लोगों पर एफआईआर करने का, पीई करने का आदेश देती है। ये जोक है। अगर किसी ने एक याचिका दाखिल कर दी, उस याचिका पर सुनवाई नहीं हुई है। हाँ, जेएमएम के नेता या कांग्रेस के नेता नहीं, उनसे सवाल जरूर हम पूछते, लेकिन हमारे साथ मासस के नेता सुशांतो जी हैं, हाँ, उनसे जरूर पूछेंगे। सुशांतो जी, खाली एक चीज जरूर पूछिएगा कि ऐसा कोई दूसरा उदाहरण है क्या कि सरकार ने किसी केस को हवाला देते हुए एक पी करने का आदेश दिया है, जिस केस का हाईकोर्ट में आज तक सुनवाई नहीं हुआ, उसी केस का हवाला दिया। वो डिफेक्टिव करार होने के कारण हियरिंग में नहीं आया, एडमिट तक नहीं हुआ। एडमिट की बात तो छोड़ दीजिए, हियरिंग तक नहीं हुई जी। सुशांतो जी बताइए, ये बदले की भावना के तहत ये कार्रवाई कितनी जायज आप समझ रहे हैं? देखिए प्रतुल जी तो कह रहे हैं कि बदले की राजनीति की जा रही है। जी 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 जी, ऐसे लगते हैं, मतलब अपने ऊपर आए तो लगे बदले के भाव है, बदले की भावनाओं से ये कर रहे हैं। देखिए अब तो ऐसा हो गया कि ईडी ऑफिस को बीजेपी ऑफिस समझने लगा सब। वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। जी जी, टाइमिंग बन जाते हैं। ऐसा भी तो टाइमिंग है, 15 के पहले मुख्यमंत्री को बुलाया गया, तो वो भी टाइमिंग है। ठीक है, सब टाइमिंग है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को कब बुलाया ईडी? ठीक उसी टाइम जिस टाइम इनकी प्रोग्राम है, जिस टाइम सरकार 15 नवंबर मनाने वाले हैं, इस टाइम। ये भी एक टाइमिंग है, हर जगह टाइमिंग पर टाइमिंग रहते हैं। ये लड़ाई चल रही है, पूरे राजनीतिक लड़ाई है, आपने देख लिया। पूरे देश में अगर ईडी की जांच किया है, जितने जांच किया उस पर देख लीजिए क्या रिजल्ट निकला। और सबसे बड़ी चीज है कि जांच उसी पर होते हैं जो विपक्ष में रहेंगे, और जांच उसी पर नहीं होते हैं जिसको विपक्ष में रहते हुए अगर जांच कर दे उसे पीएम बना दे। ऐसा ईडी करते हैं, ऐसा सीबीआई करते हैं। लोग अब कहने
लगी। आज भी फिराइलाल में हमने अल्बर्ट एक्का चौक में खड़ा था, बोल रहा है कि ईडी ऑफिस को अब तो बीजेपी ऑफिस लगने लगा, जब जिसको मन किया बुला लो भाई विपक्ष का। तो ये क्या है, ये कैसे राज चल रहा है, ये कैसे इसकी जांच एजेंसी है, कौन ये जांच करा रहे, किसके आधार पर हो रहे। अब देखिए एक जांच एजेंसी के अगर कोई पीआईएल के अगेंस्ट में जो कोर्ट में नहीं आया, नहीं आने के कारण अगर उसके स्टेट गवर्नमेंट उसे कर रहे तो उस पर नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई जांच आप भी कर रहे हैं, स्टेट के पास जो पावर है, आप तो कहते हैं कि आपके पास जो पावर है उस पावर के आधार पर आप जांच करिए। स्टेट गवर्नमेंट को आप कहते हैं आज जांच हो रही है तो आप कहते हैं कि जांच गलत है, ये समय ठीक नहीं है। अरे कौन समय, कौन सी है, कौन पंडित जी कहेंगे कि ये समय सही है? ऐसी बात नहीं। चलिए ठीक है, ये जांच की बात लेकर के आपने कहा, लेकिन 16 और 17 नवंबर को ये खबर आ रही है कि पूरी तरीके से सड़कों पर उतरने की तैयारी की जा चुकी है। कार्यकर्ताओं को, प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं को रांची बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आंदोलन फूंक दीजिए। नहीं, ये क्यों? निश्चित आंदोलन, देखिए हम पॉलिटिकल है तो आंदोलन निश्चित होगी। नहीं, आंदोलन करिए, लेकिन जनता के मुद्दों को लेकर के आंदोलन करिए साहब। आप मतलब ईडी आपको पूछताछ के लिए बुला रही है तो आप सड़कों पर उतर आएंगे? मतलब अगर सोचिए जनता को लग रही है कि ईडी हमें गलत तरीका से बुला रहे हैं, हाँ। तो उस पर निश्चित आंदोलन होने की जरूरत है, लेकिन ईडी के पास जाने की भी जरूरत है, जिससे उसे जवाब देने की जरूरत है। आपको बता दें कि सिर्फ 16 और 17 नहीं, 17 को बहुत बड़ी आंदोलन है। सिर्फ इसके नहीं, और स्वास्थ्य विभाग के कम से कम 15 से 20 हजार लोग उसी मैदान पर जाएंगे और आप देखेंगे कि कितने लोग वहां पर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी निश्चित तौर पर 17 को जो टाइम रखे हैं उसमें जाने चाहिए और जवाब देने चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि उनकी बीजेपी की अपनी मामला है, जिसको बुलाना है, जिसको चाहे वो बीजेपी बुला सकते हैं, इसीलिए जाना सबको है, चाहे कोई रहे। जी, ये आपका अच्छा सुझाव है कि मुख्यमंत्री को चले जाना चाहिए। आते हैं प्रतुल जी, आते हैं आप। प्रतुल जी एक सेकंड, आते हैं आपके पास, आते हैं, आप जवाब दीजिएगा। इंदुकान दीक्षित जी से ले लेते हैं, एक कमेंट ले लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास, आप पूरी बात रखिएगा। दीक्षित जी आप पॉइंट कर रहे हैं। नहीं, मैं पॉइंट ये कर रहा हूँ, धन्यवाद इंदुकान जी। मैंने दो बड़े इश्यूज इसमें हैं। एक तो मुख्यमंत्री जी जिस दिन ईडी के सामने समन होने जा रही है, कोई झारखंड राज्य की लड़ाई में समन इनको नहीं मिला, ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पे समन मिला, उस दिन बड़े पैमाने पर सुनने में आ रहा है, ये तो 20,000 कह रहे हैं, हमें सुनने में आया कि हर एक जिले से 2,000-3,000 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है रांची की नाकेबंदी करने के लिए उस दिन। तो क्या इन्वेस्टिगेशन में ये इंटरफेयर नहीं है? और मेरा फिर से बड़ा प्रश्न है कि जिस पीआईएल को आधार बनाकर हमारे 5 विधायक, 2 पूर्व मंत्री भी हैं, उन पे पी करने का इन्होंने आदेश दिया, उसकी सुनवाई ही नहीं हुई। तो जिस केस की सुनवाई नहीं हुई, जो डिफेक्ट के कारण अभी तक हाईकोर्ट में जिसकी सुनवाई नहीं हुई, वो कैसे आधार हो सकता है? ये फ्रस्ट्रेशन और ये नी जर्क रिएक्शन नहीं तो और क्या। बस मुझे इतना कहना था। चलिए, ये इंदुकान दीक्षित जी बता देंगे। क्या लगता है दीक्षित जी कि पूरा मामला आपने सुना, बीजेपी का भी पक्ष, मार्क्सिस्ट का भी पक्ष, क्या लगता है कि वास्तव में ये बदले की राजनीति की जा रही है या फिर कार्रवाई की जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए? जांच हो रही है तो जांच का स्वागत किया जाना चाहिए। नमस्कार योगेश जी, सभी लोगों को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, आप बोलिए। देखिए, दोनों लोगों ने अपना अपना पक्ष रखा, लेकिन मैंने पहले भी सुशांतो जी से पूछा था, सिर्फ उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि बीजेपी जो चाहे, जिसके खिलाफ चाहे, जब चाहे कर सकती है और उसमें भी समय देखने की बात है। मैंने पॉइंट आउट किया था सुशांतो जी पहले भी, आपसे भी और भी कुछ चर्चाओं में, क्या इस 8 साल के शासन में बीजेपी के, मोदी के, केंद्र सरकार के किसी लेफ्ट पार्टी के बड़े नेता पे भी कोई ईडी की कार्रवाई हुई है क्या? आप तो लेफ्ट पार्टी से आते हैं, नहीं वो भी तो विपक्ष में है भाजपा से। तो इस ढंग की चीजें क्यों इस ढंग से दिखता है और क्यों होता है? वो कार्रवाई देखिए मेरे खिलाफ तो नहीं हुई, प्रतुल जी के खिलाफ तो नहीं हुई, आपके खिलाफ तो नहीं हुई। नहीं। तो कहते हैं ना कि जहां पे आग होती है वहीं पे धुआं दिखता है। अब बड़ी बात क्या है, देखिए जी कुछ बोलना चाहते हैं शायद। जी, देखिए ऐसी बात है कि जहां पर बीजेपी को पॉलिटिकल फायदा है, आप गौर करेंगे, असम देख लीजिए, 2015 में जांच हुई, असम के मुख्यमंत्री बना दिए जिनके ऊपर जांच थी। आपने कलकत्ता देखे, बंगाल में नोट गिनते हुए सबको दौड़ाए, ईडी सीबीआई दौड़ाते रहे,
लेकिन उनके पास चले गए, वो राज्य के मुखिया बना दिए उनको। प्रधानमंत्री ने 2000 ये क्या है? ये जांच के निश्चित तौर पर आपको बोलना चाहिए। अब वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब देखिए, मैं एक चीज कहूँ, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ इस बात के लिए कि जी जी, बस एक मिनट में एक चीज कहूंगा प्रतुल जी। टेक नहीं किया गया, उस पर आदेश हो जाए। इंदुकांत जी, तो मैं जानना चाहता हूँ, देखिए अभी जो सुशांतो जी कह रहे हैं, उन्होंने वेस्ट बंगाल का उदाहरण दिया, जगह जगह उदाहरण दिया। लेफ्ट पार्टीज का शासन है केरला में, कितने नेताओं को वहां ईडी ने बुलाया है? कितने लोगों के पीछे वहां पे पड़ी है बीजेपी या ईडी? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं, आप इस तरह से उदाहरण दीजिए नहीं, हम ये एक तरफा उदाहरण की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, जब इतने दिनों से, चुनाव से पहले से हेमंत सोरेन जी कह रहे थे कि हम रघुवर दास जी को छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने तमाम करप्शन किए हैं, उनको अंदर जेल भेजेंगे। आज 3 साल पूरे होने को हुए, रघुवर दास जी का आपने क्या कर लिया? क्या उसमें भी कोरोना हाथ बीच में आ गया? और जब रघुवर दास जी ने फरवरी में उल्टा कागज दिखा दिया है हेमंत सोरेन जी को कि इस तरह से आपने मुख्यमंत्री रहते हुए, माइनिंग मिनिस्टर रहते हुए अपने नाम से माइनिंग लीज करवाया है, उसके बाद से आपके हाथ पैर सुन्न हो गए। तो मैं ये सिर्फ कहता हूं लेफ्ट पार्टीज को कि लेफ्ट पार्टीज देखिए केंद्र में यूपीए 1 के साथ थी, तो ये माना जाता है, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि 2 पार्टीज इस देश में राष्ट्रीय राजनीति में कार्डर बेस्ड है, एक बीजेपी और एक कम्युनिस्ट पार्टी। तो वो जहां पे हो, वहां पे अगर कोई बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो, गड़बड़ी हो, तो उनको उन चीजों को रोकना चाहिए। और जब यूपीए 1 की सरकार चल रही थी तो बहुत सारे मुद्दों पर राष्ट्रीय हित के कम्युनिस्ट पार्टी ने रोक लगाई थी। जब वो पीछे हट गए तो यूपीए 2 में देखिए आपने क्या क्या हो गया। तो उसी तरह से जब आप हैं तो आप आंख मूंद कर हेमंत सोरेन या कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को सपोर्ट करें या उस पर आंख मूंद लें, ये शोभा नहीं देता है कम्युनिस्ट पार्टी को। मेरा ये व्यक्तिगत मानना है। ठीक है, अब आप आते हैं इस पे जो पी रजिस्टर करने की बात है। देखिए, ये बीजेपी ने ठीक कहा, इन्होंने सुशांतो जी ने, कि लगातार बीजेपी का स्टैंड रहा है कि आपको लगता है कहीं फैक्ट है, कुछ है, तो आप हमारे लोगों के खिलाफ दर्ज करिए। आपके पास खुलेआम कहती रही है बीजेपी, आपके पास एसीबी है, तमाम एजेंसियां हैं। लेकिन अब जब एसीबी की तरफ से कार्रवाई की जा रही है, देखिए जिन 5 नेताओं का नाम आया उसमें ये तो बताया गया ना कि भाई इनकी संपत्ति में अथाह बढ़ोतरी हुई है। अब मुद्दा क्या है? सिर्फ मैं एक बात करके अपनी बात खत्म करूं। देखिए, मुद्दा क्या है, जो कह रहे थे सुशांतो जी की टाइमिंग हो जाता है। 17 को जब पेशी है मुख्यमंत्री की, तो 14 को ये चीज हो जाए, ये हो नहीं जाता है। ये तो साफ दिखता है। दूसरा, जो एक बड़ी बात जो कहा प्रतुल जी ने कि आप अपने तर्कों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप कोई पी दर्ज करने के पहले उसके आधार पे, लेकिन आपने क्या आधार बताया, तो थोड़ी शर्म भी आनी चाहिए कि आप एक पीआईएल की जिक्र करते हैं जो पीआईएल रजिस्टर्ड एडमिट नहीं हुआ है, एडमिट होके हियरिंग नहीं हुआ है। देखिए, एडमिशन के बाद भी जब हियरिंग हो, कुछ फैक्ट सामने आए तो बात आती है। ऑन द अदर हैंड, सीएम के खिलाफ जब अभी पीआईएल में कॉल किया था चीफ जस्टिस की कोर्ट ने, तो सीएम का यही खुद दावा था कि ये गलत है, पीआईएल में कोई फैक्ट नहीं है, एक बार उड़ चुका है। तो बंद लिफाफे में ईडी से रिपोर्ट मंगाई कोर्ट ने, और उसमें बहुत सेंसिटिव चीजें थी, उसके आधार पर कोर्ट ने प्रोसीड करना शुरू किया। उस पर भी विरोध कर रहे थे, और आप उसी पीआईएल को जो एडमिट नहीं हुआ है उस पर पी दर्ज करवाते हैं। ये तो पॉलिटिकल वेंडेटा नजर आता है। इस पे आप देखना चाहिए। इंदुकांत जी, हियरिंग भी नहीं हुआ, डिफेक्ट के कारण अभी तक लटका हुआ है। बिल्कुल। तो क्या प्रतुल जी, अब जिस तरीके से जेएमएम या कांग्रेस सड़कों पर उतर रही, क्या आपकी भी तैयारी हो रही है क्या ऐसी ही कुछ? नहीं, देखिए, हम कानून मानने वाले लोग हैं। अगर ईडी का इन्वेस्टिगेशन के लिए सम्मन होता है मुख्यमंत्री को, तो कोऑपरेट करने की जगह वो सड़कों पे उतरने के लिए अपने कार्यकर्ताओं नहीं, वो तो उन्होंने बता दिया। मुखर्जी जी कह रहे हैं कि दरअसल ये सुझाव भी दिया उन्होंने सीएम को कि दरअसल उनको सामने जाना चाहिए, लेकिन वो जनता के हित के लिए बता रहे हैं कि हम सड़कों पर उतर रहे हैं, जो लामबंदी हो रही है। दूसरी बात ये कि क्या, सवाल आपसे है कि क्या आप भी ऐसा कुछ करने वाले हैं क्या? क्योंकि आपके भी प्रखंड लेवल पर जो है कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, सरकार की नाकामियों को बताने का जो सिलसिला है वो जारी है, तो क्या सड़कों पर आप भी इसके एसीबी के विरोध में उतर सकते हैं क्या?
देखिए, हमें तो अफसोस है कि काश सुशांतो जी जैसे लोग इस सरकार के कोऑर्डिनेशन कमेटी में होते तो मुख्यमंत्री जी को कोई शीशा दिखाने का काम करता। लेकिन अफसोस वो राजा के दरबार में सब है ना कि राजा ने कहा दिन तो दिन रात तो रात, वही वाली स्थिति है साहब। आप सड़कों पर उतरने की क्यों बात करें? हम सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रखंड स्तर पे हमारा आंदोलन समाप्त हुआ 13 तारीख को और 19 से 23 से जिला पे चलेगा। लेकिन मुख्यमंत्री को सम्मान होने के बाद कार्यकर्ताओं का घेरा डालो, डेरा डालो। 17 तारीख को अगर इन्होंने रांची में कहा है कि हम करेंगे और तमाम इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं। योगेश जी, मैं आपके चैनल में बड़े जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ, 17 को हम फिर बैठेंगे कि उस दिन बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होना वाला है और ये दिखाना चाहेंगे कि आदिवासियों का आक्रोश है, जबकि ये सब जेएमएम के कार्यकर्ता होंगे। आज तक हमें नहीं पता था कि करप्शन की कोई जांच होती या कोई पार्टी लाइन पे होता, लेकिन ये बार बार आदिवासी के साथ लिंक करके इसको नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी अगर निर्दोष है तो उन्हें समन में अपियर होना चाहिए। कौन दुनिया की जांच एजेंसी है जो गलत चार्जशीट कर दे और कल अदालत में उसकी खिंचाई नहीं हो जाए? लेकिन काफी कुछ छिपाने को है मुख्यमंत्री के पास। तभी आज 5 लोगों पर एफआईआर कर दिया। सुशांतो जी की बात से मैं सहमत हूँ, पी कर दिया जिसपे कोई आधार नहीं है। शर्म आनी चाहिए साहब। अरे आप हियरिंग भी नहीं हुई है और उस पीआईएल को अपने आधार बताया। इन्होंने सही कहा, सरकार अगर अपना इन्वेस्टिगेशन करती है, उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर पी होकर एफआईआर होता तो क्यों किसी को प्रॉब्लम होता? ये विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल बदले की भावना से किया गया कार्य है, क्योंकि अगर ऐसे किसी केस को दर्ज का ये हवाला देकर अगर ये मुकदमा करे या पी की अनुमति मांगे या पी का आदेश दे तो साफ दिखाता है कि ये निराश और हताश लोग हैं। जी मुखर्जी जी काफी देर से सुन रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सटीक जो है जवाब ढूंढ रखा होगा। देखिए, अभी जो पूरे देश पूरे राज्य में हर स्टेट पर 2-4 स्टेट अगर छोड़ दे, बाकी हर स्टेट पर इसी तरह चल रहा। लोगों को आप किसी भी लोग को 10 लोगों को पकड़ ले रोड के ऊपर, अगर जांच के बारे आप बात करें तो निश्चित तौर पर उनके से जो आवाज आएंगे वो आपको चोट लगेंगे हमारी जांच एजेंसी की, केंद्र की जांच एजेंसी हो चाहे राज्य की जांच एजेंसी हो। अब तो लगने लगा कि भाई ये जांच एजेंसी छोड़ दो, हटाओ, यहाँ बैठे हुए हैं, ये करते रहेंगे ऐसा जब तक चुनाव नहीं आएगा। अब चुनाव आएगा तो तब तक और बढ़ा देंगे। तो मतलब ऐसे हो गए। अरे हमें तो लगता है कि जांच खुला जांच होनी चाहिए। तो शुरुआत तो आपने भी कर दी ना, वही बात तो आ रही है। प्रतुल जी वही तो आपको बता रहे अगर ये बीजेपी करते, हमें लगता है कि उसके साथ सब साथ देते, हम लोग के जैसे लोग भी साथ देते। अगर बीजेपी करते, अपने अगर जांच एजेंसी में कोई है उनकी जांच के घेरे में है, उसको कोई पद नहीं देते। अगर जांच के उसके पार्टी में है लेकिन उनको पद नहीं देते, उसको सीएम नहीं बनाते। हमें लगता है कि जनता के बीच 125 करोड़ जनता के बीच निश्चित एक बड़ी बातें जाती। लेकिन यहाँ तो ऐसा है, खदो उसको, अगर जब वो रुक जाए तो उसे अपने पार्टी में ले लो, उसे सीएम बना लो। हम सोरेन सरकार का ये जो जांच का आदेश है, ये जो कार्रवाई की जा रही है, आप गलत मानते हैं कि नहीं मुखर्जी जी? नहीं, कोई अगर देखिए कितने तर्क दिए गए बावजूद अभी आप कह रहे हैं कि नहीं? तो देखिए, अभी जांच एजेंसियों की तर्क तो अब जांच होने के बाद ही आपको तर्क आएंगे। लेकिन आगे निश्चित तौर से इनपुट है तब ऐसी जांच हो रही है। ऐसा नहीं कि अब ईडी जो जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और वही उसका माइनिंग का है, वो जांच करेंगे, नोटिस देंगे। जितना है माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं जाएंगे, फिर अगर 17 को ना जाए 18 को फिर नोटिस देंगे। ये चलते रहेगा, लगता है पार्टी ऑफिस हो गया है ये। इस तरह से हम लोग मानते हैं। हमें लगता है कि झारखंड को जिस तरह से लेने के लिए जो लड़ाई थी, अब उससे भी बड़ी लड़ाई झारखंड में बनेगी। अभी देखिए इतने बड़े काम हुए हैं, 32 का जो स्थानीयता बने हैं, इससे हमें लगता है भाजपा को उस पे आएंगे, फिर बात करेंगे। लेकिन एक सवाल आ गया, आपने नोटिस का जिक्र कर दिया, एक सवाल और आ गया है। इंदुकांत दीक्षित जी आपसे समझना चाहेंगे वो बात। दरअसल ईडी ने इस बार ये कहा है कि अगर इस बार सीएम सोरेन साहब नहीं आते हैं तो वो किसी भी हद तक एजेंसी जा सकती है, वो किसी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ी तो वो परमिशन भी लेगी। इसका क्या मतलब समझा जाए? क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि किसी की परमिशन के बाद अगर वो नहीं आते हैं तो क्या गिरफ्तारी भी संभव है क्या ईडी की तरफ से सीएम की? बिल्कुल, देखिए खतरा इसी बात का है कि गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर इस ढंग की अवहेलना होगी कि आप चारों तरफ से घेरेबंदी करें। इंक्वायरी करने वाले ऑफिस का ये ममता बनर्जी की बात होगी, जो अपने पुलिस कमिश्नर को कलकत्ता को बचाने के लिए वो खुद पहुंच गई सीबीआई के ऑफिस और सीबीआई के अफसरों को गिरफ्तार डिटेन करवा दिया। तो आप चारों तरफ से घेरेबंदी करवा दीजिए अपने कार्यकर्ताओं से
और अपने कहिए कि हम नहीं जाएंगे। आप सामने मार्च करिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए और कहिए हमारे पास समय नहीं है ईडी के सामने जाने का। तो ऐसे केस में ईडी इस ढंग का सख्त कार्रवाई कर सकती है। और हमको लगता है कि ये वन ऑफ द रीजंस है जिसके कारण प्रेसिडेंट का स्थापना दिवस का कार्यक्रम भी शायद कैंसिल हुआ यहाँ का, कि इस ढंग से जो तमाम घोषणाएं अनाप शनाप हुई हैं जिनका आधार नहीं है शायद, और ये भी है कि वो लागू होगा कि नहीं होगा, क्योंकि केंद्र सरकार के पाले में चीजें जानी है और उसको राष्ट्रपति के सामने पेश किए जाने की बात चल रही थी। और मैं सिर्फ एक बात और करना चाहूंगा, जो सेल्फ कंट्रडिक्शन है सुशांतो जी की बात में, उन्होंने कहा कि अगर जांच है तो उसका सामना करना चाहिए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जांच अगर हो रही है, कर रहे हैं, तो उसके घेरे में कोई है तो उसको मंत्री पद छोड़ देना चाहिए। अब आप कल को किसी को मुख्यमंत्री पद से हटाना है, प्रधानमंत्री के पद से हटाना है, एक फर्जी पीआईएल दाखिल कराइए और उस पीआईएल के बेसिस पर जांच कराइए और उसको पोस्ट से हटा दीजिए। आप यही चाहते हैं? ना, हम कह रहे हैं सुशांत जी, जिसको ईडी खोज रहे, सीबीआई खोज रहे, पहले दो आए, दूसरे पार्टी के हैं, वो आप बीजेपी में आके मुख्यमंत्री बने, इस पर बीजेपी को बनाना चाहिए कि उसे बाद में बनाएंगे। भाई तुम्हारे केस खत्म हो, लेकिन हम ये बात कहा कि किसी पे आरोप लगे तो वो पद छोड़ देना चाहिए। तो एक हम लोगों के बड़े रेस्पेक्टेड हैं, वो कटिंग अक्रॉस द पार्टी लेवल, वो कॉमरेड महेंद्र सिंह जी, वो तो हत्या के मुकदमे में उनको लोअर कोर्ट ने दोषी ठहराया था। मुझे वो मुकदमा इसलिए याद है क्योंकि मेरे पिताजी उसके जज थे उस समय, उस कोर्ट से वो बरी हुए थे, तो उस आधार से तो उन्हें भी चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है, आरोप सिद्ध होना चाहिए तब करना चाहिए, लेकिन ऐसे तो आरोप तो चलते रहेगा ना, आरोप तो चलना चाहिए ना कि आरोप बंद हो गए, जांच एजेंसी बंद कर दे। लोअर कोर्ट ने महेंद्र सिंह को दोषी माना था, तो क्या महेंद्र सिंह की नहीं बात कर रहे हैं हम, आसाम के मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं। महेंद्र आप ईडी के जांच करवा के अपने पार्टी में देने के बाद उसको पद दे देते हैं। अरे देखिए, एक समय तो नैतिकता का तकाजा था कि ऐसा अगर ईडी का सम्मान होता तो किसी राज्य का मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देता। ये दूसरी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तरह तरह की ड्रामेबाजी कर रहे हैं और अब उन्हें ईडी दफ्तर जाने का समय नहीं है, लेकिन धरना प्रदर्शन में शामिल होने का समय है। धरना प्रदर्शन में शामिल होने का समय है मुख्यमंत्री के पास, लेकिन ईडी दफ्तर जाने का समय नहीं है। इतना व्यस्ततम कार्यक्रम है। तो मुखर्जी जी, मुझे लगता है कि आपका जो सुझाव है वो सुन रहे होंगे जेएमएम के कार्यकर्ता, नेता, कांग्रेस के नेता या मुख्यमंत्री खुद सुन रहे होंगे, तो उन्हें समझना चाहिए और समझने की जरूरत भी है मुझे लगता है, क्योंकि जनता सब देख रही है और जनता देखने के बाद बिल्कुल सही डिसीजन लेती है, सही निर्णय लेती है। आज मैं सुशांतो जी के क्लिप को ट्वीट करके मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में लगातार जिस तरीके से अब सियासी पारा हाई है, देखने वाली यह बात होगी कि 16 और 17 नवंबर को जो जिक्र किया जा रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम के कार्यकर्ता और नेता रांची में इकट्ठा होंगे और घेराव करेंगे। वो दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सम्मन जारी होने को लेकर के यह प्रदर्शन किया जाएगा। अब बड़ी बात यह है और बड़ा सवाल है कि आखिर अगला कदम ईडी का क्या होगा और अगला कदम सीएम सोरेन का क्या होगा। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।